नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भयानक हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसको जानने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं सुजाता और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद सुजाता पर। और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो पर आपको शाउट आउट दे सकूं। इस केस को पुलिस ने केवल 4 दिन में ही सॉल्व कर दिया था, लेकिन ये फिर भी केस अभी तक सेशन कोर्ट में ही पड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे ज्योति दसानी केस के बारे में। इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना होगा उत्तर प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर कानपुर में। यहाँ पर एक जाने माने बिजनेसमैन ओम प्रकाश दसानी रहते हैं। इनके 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े वाले बेटे का पहले ही मौत हो चुका था और छोटे वाले बेटे पीयूष अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। पीयूष की शादी हो चुकी थी। शादी जबलपुर के जाने माने बिजनेसमैन शंकर नामदेव की बेटी से हुई थी, जिनका नाम था ज्योति। ज्योति और पीयूष की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा था, ऐसा कम से कम बाहर वालों को यही लगता था और वो लोग भी यही दिखाते थे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब टाइम आ गया 27 जुलाई 2014 का। ये दिन था संडे का। पति पत्नी पीयूष और ज्योति इस छुट्टी वाले दिन को थोड़ा यादगार बनाने के लिए, थोड़ा फन करने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं। वो सुबह करीब 11 बजे घर से अपनी कार में ले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट का नाम था कार्निवल रेस्टोरेंट। बहुत ही स्टाइलिश सा रेस्टोरेंट था और पीयूष ने पहले से ही रेस्टोरेंट में एक सीट बुक करवा रखी थी और ये दोनों टेबल पर जाकर बैठते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लंच ऑर्डर करते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं और करीब 1 घंटे बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। जब ये कार में बैठकर वापस रवाना होते हैं घर के लिए, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। अचानक से ही 2 बाइक वाले गाड़ी के सामने आ जाते हैं। इन गाड़ी को ओवरटेक करने का कोशिश करते हैं। वो दोनों बाइक वाले फिर से सामने आ जाते हैं और बिल्कुल भी मौका नहीं देते ओवरटेक करने का। अब आगे चल के जैसे ही थोड़ा सा सुनसान सा इलाका आता है, बाइक वाले रोकते हैं और गाड़ी को रुकवा कर पीयूष को जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। वो लोग करीब 4 लोग थे और पीयूष को बाहर निकालकर खूब पिटाई करते हैं। ज्योति अपनी पति की हालत देखने के लिए वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और मदद के लिए चिल्ला कर उन गुंडों से भीख मांग रहे होते कि मेरे पति को बख्श दो, मुझे जो पैसे लेने हैं तुम वो पैसे ले लो। लेकिन तभी 2 गुंडे उसमें से जाके कार में अंदर बैठ जाते हैं और ज्योति को भी कसकर पकड़ लेते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं ताकि वो कुछ भी चिल्ला ना पाए, कुछ भी बोल ना पाए। इसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर ज्योति को कार में किडनैप कर लेकर चले जाते हैं। पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति को फोन किया तो उसने फोन तो उठा लिया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि किडनैपर ने पहले से ही उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया था। उसके बाद किडनैपर की एक आवाज सुनाई देती है, वो उसे जान से मारने की धमकी देता है और फोन कट जाता है। पीयूष फिर से कॉल ट्राई करता है, लेकिन एक बार भी कॉल कनेक्ट नहीं होता। इधर पीयूष रोड पर बैठा बैठा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, परेशान हो रहा होता है अपनी वाइफ को लेके और वो मदद की भी गुहार कर रहा होता है। ही देर बाद एक बाइक सवार रास्ते से गुजरता हुआ दिखता है, तो उससे लिफ्ट मांगता है और अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। बाइक वाला सोचता है परेशान है, इसकी वाइफ किडनैप हो गई है, तो वो हेल्प के लिए चला जाता है और पीयूष को पुलिस स्टेशन के पास जाके वो छोड़ देता है। जो पुलिस स्टेशन पीयूष ने बताया वो वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था। इस अंदर स्टेशन में जाता है और अपने साथ जो भी उसे इंसिडेंट फेस करना पड़ा, जो भी उसके साथ हुआ, उसकी वाइफ किडनैप हो जाती है, वो सारी बातें पुलिस को जाके तुरंत बता देता है। जब पुलिस वाले को ये बात पता चलती है कि किडनैपिंग अरबपति बिजनेसमैन की बहू का हुआ है, तो मामले को और ज्यादा गंभीर में लेती है और तुरंत हरकत में आ जाती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पीयूष अपने घर आ जाता है और घर वालों को अपनी पत्नी के साथ जो जो हुआ वो सारी चीजें बता देता है। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, उनका भी रोना धोना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अभी सिर्फ 2 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और आज देखो दिन दहाड़े गुंडे उनके बहू को उठाकर ले गए। पुलिस के कुछ बड़े ऑफिसर्स उनके घर पर पहुंचते हैं, पीयूष से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे गाड़ी का कलर क्या था, गाड़ी का नंबर क्या था, कैसे लोग देखते थे और भी बहुत सारी। और उनको यही लगता है कि ये किडनैपिंग का मामला है। हो सकता है कि थोड़ी देर में फिरौती के लिए भी कॉल आ जाए क्योंकि यूपी में उस टाइम पे बहुत ज्यादा किडनैपिंग हो रही थी। पुलिस ने सारी गाड़ी की डिटेल्स ली और आसपास के सारे स्टेशन में जाके सर्कुलेट कर दिया। जिस रास्ते पर ये वारदात हुआ था, पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वहाँ की फुटेजेस देखने लगे सीसीटीवी के। कुछ
कुछ 1.5 घंटे बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी है और गाड़ी के अंदर खून में लथपथ ज्योति की लाश पड़ी हुई है। लाश देखने पे ये समझ में आ रहा था कि कत्ल हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हुए हैं, कि खून अभी भी शरीर से निकल रहा था। अब तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने वाले थे, क्योंकि दिन दहाड़े एक पावरफुल बिजनेसमैन की बहू की हत्या हो जाती है। बाद पुलिस और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मामला अब मीडिया तक पहुंचने वाला था। घर के लोगों का भी बहुत बुरा हाल हो चुका था। रात के करीब 2 बजे घर वालों ने ज्योति के माता पिता को भी इस बारे में पूरी खबर दे दी और ज्योति के माता पिता भी सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ गए। दोपहर में जब बॉडी मिली थी उनके लिए भेज दिया गया था और उसके बाद वो हॉस्पिटल में आ गई थी बॉडी। पीयूष की फैमिली भी और ज्योति की फैमिली भी अब हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। ये सारा जो मामला हुआ करीब 2.5 से 3 घंटे के अंदर ही किडनैपिंग भी हो गई, मर्डर भी हो गया और बॉडी भी मिल गई। और किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि अगर ज्योति की किडनैपिंग हुई है तो उसकी हत्या क्यों गई, क्योंकि ज्योति के लिए जो शहर था वो बिल्कुल नया था और उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है। अभी सभी परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे खड़े थे उनकी अचानक से नजर पीयूष पर जाती है और वो पुलिस ऑफिसर अभी घर पर ही गए थे और वही फैमिली को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि घर पर पीयूष ने कोई और टी शर्ट पहनी हुई थी और जब हॉस्पिटल आए तो कोई और टी शर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने अपने मन में ये बात सोची कि जिस इंसान की बीवी की डेथ जस्ट अभी हुई है उसका इतना बुरा हाल है रो रो कर, भला इसे टी शर्ट बदलने की क्या सोची, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में तो खाना पीने का भी याद नहीं रहता। घर में इतना बड़ा कांड हो गया था, बाकी लोग जिस हाल में भी थे वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, लेकिन पीयूष ने अपने कपड़े क्यों बदल लिए। ये बात ऑफिसर को पच नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत ही अपने सीनियर को इस बारे में बताया। सीनियर को भी ये बात बहुत अजीब सी लगी और अब पुलिस का नजरिया पीयूष को लेकर बदल गया था। अब पीयूष को एक संदिग्ध मानने लगे थे। इसी टाइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट ये थी कि शरीर पर किसी ने धारदार हथियार से करीब 17 बार स्टैबिंग की गई है। कातिल ने इतनी बेरहमी से मारा कि इसके बचने का कोई भी चांस ही नहीं था, कोई भी गुंजाइश नहीं थी। पुलिस उस रेस्टोरेंट भी जाकर वहाँ पे वेरीफाई करती है कि कपल यहाँ पे आए थे कि नहीं। जब वो लोग वहाँ की सीसीटीवी चेक करते हैं, एक बहुत ही अजीब चीज सामने आती है। पुलिस ने नोटिस किया कि ये लोग खाने तो बैठे हैं, लेकिन पीयूष खा नहीं रहा है, सिर्फ ज्योति ही खाना खा रही है। पीयूष अपने फोन में लगा हुआ है, कभी तो मैसेज टाइप कर रहा है, कभी वो कॉल पे लगा हुआ है, आपस में भी बात नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस वालों के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगे, जैसे कि जब ज्योति का किडनैप हुआ तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया। जब ज्योति का किडनैप हुआ तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। पुलिस को 1 घंटे बाद किडनैपिंग की खबर क्यों मिली। घटना स्थल से एक दूसरा पुलिस स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था, तो पीयूष उसे छोड़कर 10 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन पर क्यों आया। जब पीयूष पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो इसने बताया था कि गुंडों ने इसके साथ मारपीट की थी, इसको पीटा था, लेकिन उसे देखने पर किसी भी टाइप की मिट्टी या खून या कुछ भी ऐसा घाव का निशान नहीं नजर आ रहा था। पुलिस के सामने अभी सारी बातें घूमने लगी थी कि पीयूष और ज्योति का बातें ना करना, पीयूष का बार बार फोन चेक करना और मारपीट के बाद भी पीयूष के शरीर पे कोई निशान नहीं है, कोई घाव का निशान नहीं है, और पीयूष का कपड़े बदलकर हॉस्पिटल पहुंचना। कुल मिलाकर अब सारा शक पीयूष पर आ गया था। ज्योति का मर्डर हुए 2 दिन हो चुके थे। बड़े बड़े लोगों का भी घर पर आना जाना स्टार्ट हो गया था। 2 साल पहले जिनकी इतनी धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन अचानक से ये सब क्या हो गया। पुलिस ने पीयूष की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें पता चला कि हत्या वाले दिन पुलिस ने कम से कम एक ही नंबर पर 150 मैसेज किए थे। इसके अलावा काफी देर तक फोन पर बात भी हुई थी। पुलिस ने ये भी देखा कि पिछले 2-3 सालों से रात के करीब 12 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक पीयूष किसी एक स्पेसिफिक नंबर पर डेली लंबी लंबी बातें हो रही थी और ज्यादातर एक ही नंबर पर बातें हो रहे थे। जब पुलिस इसकी डिटेल्स निकलवाती है तो ये नंबर था मनीषा मखीजा का। मनीषा के फादर एक जाने माने बिजनेसमैन थे। मनीषा के पिता और पीयूष के बिजनेस में कुछ कनेक्शन थे, जिसकी वजह से शायद मनीषा और पीयूष कभी मिले होंगे और धीरे धीरे उनकी बातचीत स्टार्ट हो गई। लोगों का ये भी मानना था कि मनीषा और पीयूष का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो पुलिस को ये लगता है कि क्या मनीषा और पीयूष ने मिलकर अपने प्यार के लिए ज्योति की हत्या करवा दी। मनीषा और पीयूष बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, तो उन्हें एकदम से उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते थे। पुलिस ने पहले तो सारी
सबूत इकट्ठा की और जैसे ही दोनों की कॉल डिटेल्स, मैसेज वगैरह निकलवाए तो पता चला कि हाँ, ये लोग कनेक्टेड हैं। हत्या हुई थी 27 जुलाई और इसके ठीक तीसरे दिन यानी 31 जुलाई 2014 को पुलिस ने पीयूष को स्टेशन बुलवा लिया। पीयूष को लगा कि शायद वो इकलौता चश्मदीद गवाह है, इसलिए पुलिस वालों ने इसका बयान लेने के लिए, बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए उसे थाने में बुलाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ने उसे एज अ संदिग्ध, एज अ पूछताछ करने के बुलाया था। पहले तो पुलिस वालों ने सारे सबूत पीयूष के सामने रख दिए ताकि वो मना ना कर सके और कहा कि हमें शक है कि तुमने ही अपनी बीवी ज्योति की हत्या करवाई है। लेकिन अभी भी पीयूष अपने पिछले वाले बयान पर ही अटका हुआ था कि कुछ गुंडे आए, उसकी बीवी को उठाकर लेके चले गए, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मनीषा को भी बुलवा रखा था। वो स्टेशन के दूसरे कमरे में पूछताछ उसके साथ चल रहे थे। इन सब के बाद पीयूष और मनीषा की मुलाकात करवा दी जाती है। पीयूष जब मनीषा को देखता है तो वो चौंक जाता है। पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीयूष टूट गया और सारा सच बता दिया। उसने बताया कि वो मनीषा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पिता ने ज्योति नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। पिताजी से उसका कोई विरोध नहीं कर पाया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो मना करे तो पिताजी शायद जायदाद से बेदखल ना कर दे। इसलिए मजबूरी में आकर उसने ज्योति से शादी कर ली। शादी के पहले दिन ही पीयूष ने ज्योति से सीधा बोल दिया कि मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ। पुलिस को पीयूष के घर से ज्योति की एक पर्सनल डायरी भी मिलती है, जिसमें उसने सारी सच्चाई, उसके लाइफ में क्या चल रहा था, क्या बीत रहा था, उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। उसने ये लिखा हुआ था कि मेरी शादी तो पीयूष से हो गई है, लेकिन ये मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। किसी भी फंक्शन में मुझे ये सिर्फ दिखावे के लिए ले जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। एज अ पति पत्नी हम लोग नहीं रहते हैं। और उसे ये भी शक है कि उसके किसी और लड़की के साथ अफेयर है। उसे नाम तो नहीं पता, लेकिन उसे शक है। पीयूष रात रात भर घर से बाहर रहते हैं और सुबह ही घर पर आते हैं। मैंने इस बारे में उनके माता पिता से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इन सभी वजह से उन्होंने मुझे कई बार मानसिक रूप से परेशान भी किया है। ऐसे ही अपनी सारी बात अपनी पर्सनल डायरी में लिखी हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि अब तक जो भी ये कहानी बताई गई है, ये रची गई है, ये पीयूष ने बताई है। संडे वाले दिन जब ज्योति और पीयूष घर से निकलते हैं तो उनके साथ उनका ड्राइवर अवधेश और उनकी हाउस हेल्प रेनू भी होती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पीयूष और ज्योति कार के बैक सीट पर बैठते हैं और ड्राइवर के बगल में रेनू बैठती है। गाड़ी रेस्टोरेंट से कुछ देर जाकर रुक जाती है और ड्राइवर अपनी सीट से निकलता है और एक धारदार चाकू लेकर ज्योति पर हमला कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरा 17 बार। जब तक ज्योति की मौत नहीं हो जाती है वो उसे स्टैब करता रहता है। उसके बाद वो सभी लोग, वो तीनों लोग अपने ऊपर से जो भी कुछ सबूत थे उसको साफ करते हैं और वहाँ से निकलकर चले जाते हैं और गाड़ी में ज्योति की बॉडी को वहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि पुलिस ने 4 दिन के अंदर ही हाई प्रोफाइल केस सबके सामने पोल खोल दी। सारे दोषियों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। इनका केस आज भी कानपुर के सेशन कोर्ट में चल रहा है। घटना के 6 साल बाद 2020 में पीयूष को 15 दिनों के लिए पेरोल पर छोड़ा गया क्योंकि उनकी माताजी की तबीयत खराब थी। मनीषा को भी जमानत मिल गई थी। घटना को 8 साल हो गए हैं, लेकिन ये केस आज भी कोर्ट में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। कहानी को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।